प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ है, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। बहुत से लोग, एक तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज़ की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है, और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये एनफोर्स किया गया है। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्यूनिसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो रोजमर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में आते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पर कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज नहीं है, पूरे देश में लगती है और JNK यूटी में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड, सर ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए SMC का एरिया है तो वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए मेरे दूर दराज के कुलगांव की अगर मेरी म्यूनिसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटर सेक्रेटरी था उस जिले का, मैंने देखा है वहां पे लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है, तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहां पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है। तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूजर चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक आपसे यूजर चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी और जब आपसे यूजर चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूजर चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें एक जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूजर चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं आई एक भी दिन तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं? तो इसे एक जागृति आती है। और जहां तक रहा JNK के कंटेस्ट में 1000 स्क्वायर फीट तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग 1/3 से ज्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपए देना होता है श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है, अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया है, इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है, साल में है। JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है, पैसा लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा, जिस एरिया से एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम
कर सकता है। और जो हमारे रेट है वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन है इसमें, क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है, तो वो 100 रुपए से लेके 1150 रुपए तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिजाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। जैसे कि सर ने एक बड़ी इसको सरल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है JNK में, इसको लागू किया गया। 2-3 पॉइंट सर, आई मे बी देयर वुड बी बिट ऑफ रिपीटेशन आल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स इंसान के पास होती है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम GST देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपए का है, इसमें अगर 2 रुपए का टैक्स है, ये 2 रुपए गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं, दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है, वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं, उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के आसपास की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो सर ने भी अच्छे से समझाया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये अहम है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई GST अभी इकट्ठा होता है तो ये कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, फिर वहां से थ्रू फाइनेंशियल जो जिस तरीके से बजटिंग होती है, फाइनेंशियल बिल्स होती है, उसके हिसाब से एलोकेट होता है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन लोकल बॉडी अपने एरिया में खुद इकट्ठा करती है और इसके बाद इसको खर्चा करने का भी अधिकार उसी अर्बन लोकल बॉडी को होता है। इसका मतलब श्रीनगर में जो भी इकट्ठा होगा वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही अकाउंट में जाएगा और इसका खर्चा, इसको किस तरीके से खर्च करना है, इसको किस तरीके से जो है स्पेंड करना है, कौन सी डेवलपमेंट कामों में करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओनली। इसी तरीके से छोटी कोई म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमिटी है, वहां पे जो इसमें कलेक्ट होता है, दैट वुड अगेन, इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, ये UT गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ना ही एक ULB से दूसरे ULB में जाएगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स श्रीनगर में इकट्ठा होगा ये जम्मू में स्पेंड नहीं होगा, ये अनंतनाग की म्युनिसिपल कमेटी में स्पेंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो अनंतनाग म्युनिसिपल टाउन में म्युनिसिपल कमेटी जो इकट्ठा करेगी, म्युनिसिपल काउंसिल जो इकट्ठा करेगी, वो सिर्फ अनंतनाग में ही खर्चा होगा। इससे क्या होता है कि लोकल जो म्युनिसिपल बॉडीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उनका रिसोर्स बढ़ता है और इन्हीं कामों से, इसी पैसे से फिर वो लोकली अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10% 12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आर रिसोर्सेज, थ्रू आर डिफरेंट मीन्स। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें सैनिटेशन की बात हो, सैनिटेशन वर्कर्स को लगाने की बात हो, गाड़ियों को लगाने की बात हो, ब्रूम्स की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, इसी तरीके से विंटर में स्नो क्लियर करना है, स्नो क्लियरेंस के मशीनरी की का खर्चा हो, फ्यूल का खर्चा हो, हमारे स्टाफ का खर्चा हो, कहीं ड्रेन्स बनानी है, कहीं इस समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था सर। लगभग हमारे यहाँ भी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और जरूरत है सर। पिछले साल जो 74th अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफर हुए हैं। लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है,
जिनको जिनको जो मोटरेबल जरूरत है। पूरे अगर हम गलियों की बात करें, लगभग हमारे पास 7,000 7,500 लेन्स बाई लेन्स है शहर में। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है, ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज होगा। पता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को पहले तो सियासी तौर पे डिसम्पावर किया गया और इक्तिसादी और माशी तौर से वो बहुत ख़राब हालत से गुजर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से हमारी जितनी सन्नतें हैं, जो नौकरियां हैं, वो नदारद हैं। और इस पस मंज़र में जबकि सरकार को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आवाम को स्टिमुलस देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये नित नए ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि यहाँ के आवाम को और कमज़ोर किया जाए, उनको कसम पुरसी की हालत में लाया जाए। इसीलिए नए ऑर्डर निकालते हैं हर रोज़, और ये प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर है, उसी की एक कड़ी है। देखिए वो क्या कहते हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि 370 हम यहाँ की बेबूदी के लिए हटा रहे हैं, गैर कानूनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ले लिया। वो जो कुछ बोलते हैं वो झूठ है। अगर ये उतना अच्छा होता तो आपने कल देखा होगा कि इनके जो अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो अपना मुंह नहीं खोल पाए जब उनसे सवाल किया गया। वो चुपचाप 5 मिनट तक बैठे रहे। उनको इसे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास एक भी वर्ड नहीं था। किसी और जगह गए तो वहां बयान दिया कि ये हमारी सरकार ने नहीं निकाला है। तो हमें बताइए, एलजी जो हैं ये बीजेपी के आदमी हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को इस वक्त गवर्न कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, अगर ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर कौन चला रहा है यहाँ के मसाइल को? हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला, इसको ख़त्म कर दिया जाए, रोल बैक किया जाए। साथ ही इन्होंने जितने भी नित नए हर रोज़ के हिसाब से नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो यहाँ के आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अपने राइट्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको फिर फिलफौर बहाल किया जाए। तरीके से गैर आईनी तौर से 370 हटाया गया। उसके बाद फरमानों पे फरमान जारी किए जा रहे हैं दिल्ली की सरकार के थ्रू, कभी प्रॉपर्टी की टैक्स के नाम पे, कभी बुलडोजरों के नाम पे, तो कभी 25 लाख वोटर घुसा देंगे इसमें उसके नाम पे। दिस इज़ अ वेरी विशियस गवर्नमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा विशियस गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि दे हैव लाइड टू द आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A दे सेड कश्मीर की बहबूदी के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। आप खुद देख लीजिए यहाँ की कौन सा तबका है जो बहबूदी में मुलविस। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी तबका, किसी को भी कोई भी तरीके की बहबूदी नहीं मिली। They lied to the people of Kashmir, they lied to the people of Jammu and they lied to the people of Ladakh. आप देख लीजिए रघुनाथ जो बाज़ार है, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहिबा गई थी, क्या हाल है उन ट्रेडर्स का। कश्मीर में क्या हाल है नौजवान का, यूथ का। अब हम सिर्फ इतना ही हम अपील करते हैं कि ये जिस तरीके के ये जितने भी सारे ये फरमान दिल्ली से जाहिर किए जाते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ये सारे गलत है। ये एक वेंडेटा के तहत यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कश्मीरियों की क्या गलती है? क्या गलती है कश्मीरियों की कि वो अपनी कल्चर को महफूज रखना चाहते हैं, अपनी ज़मीनों को महफूज रखना चाहते हैं। वो इन विशेष ये जो जितने भी सारे अडानी अंबानी यहाँ पे कैप्चर करना चाह रहे हैं सब चीज़ों को, वो हम अपनी इकॉनमी को बचाना चाहिए। यही हमारी गलती है, या हमारी ये गलती है कि हमने इस मुल्क के साथ इल्हाक किया था 1947 में। हमने ये सोचा कि ये गांधी का मुल्क है, ये नेहरू का मुल्क है, तो इसके साथ इल्हाक करेंगे, हमारा भी कल्चर प्रोटेक्ट होगा, हमारी जानें भी महफूज रहेंगी, हमारा दीन भी महफूज रहेगा, इज़्ज़तें भी महफूज रहेंगी। लेकिन अब जिस तरीके की ये ख्वाहिशातें यहाँ पे फैलाए जा रहे हैं, जिस तरीके के यहाँ पे कानून इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। टैक्स क्या कश्मीर किसी भी तरीके का टैक्स देने के इस टाइम हम मतलब हमारी कंडीशन है वो टैक्स देने की। पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद ही इन लोगों ने यहाँ पे देश से पहले ही, कोविड से पहले ही 1 साल भर का लॉकडाउन लगाया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, फिर हमारी हॉर्टिकल्चरल इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ, यहाँ के नौजवानों की नौकरी के साथ क्या हुआ, हमारे जो बिजनेसेस है उनका क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस था उसका क्या हुआ। सारे बिजनेसेस तो ख़त्म कर दिए, दे लिटरली हैव कैपिचुलेटेड अस। और उसके बाद अब ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं।
क्या किसी भी तरीके का टैक्स कश्मीरी इस टाइम बर्दाश्त कर सकता है? मैं आपसे, आप लोगों से ही मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं आप लोगों में यहाँ पे सारी आवाम से पूछता हूँ, क्या कश्मीरी इस टाइम कोई भी टैक्स बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कैसे हमें ये नए टैक्स लगा रहे हैं, कभी कल्चर के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे हमको तंग किया जा रहा है? ये ठीक बात नहीं है एंड वी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। हम म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे वार्ड नंबर 12 के जितने भी लोग हैं उनकी एनसीडी स्क्रीनिंग यहाँ पे हो रही है और हेल्थ अमले की तरफ से यहाँ पे जो हेल्थ अमला है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें खुद चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे और मेरे साथ इसी वार्ड के जो काउंसलर हैं उनसे बातचीत करेंगे और हेल्थ अमले के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आए और कब से ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। पहले तो हमारे जो काउंसलर है उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं, एनसीडी स्क्रीनिंग यहाँ पे हो रही है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? पहले आपका चैनल का शुक्रिया, चूँकि ये बात जो हम आज प्रोग्राम आपने फिल्म बनाई, इसकी न्यूज़ बना रहे हो, ये पूरे मुल्क के साथ स्टेट के साथ डिस्ट्रिक्ट और हमारे इधर पेरीफेरी में सब में ये लोग सबसे ज़्यादा चैनल देखने वाले लोग हैं, इसी चैनल को, आपके चैनल को देखते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है, ये मुल्क की एक स्कीम आई है कि आपने डोर टू डोर देखना है कि हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के लोग जो हैं उनका रेशो देखा जाए कि कितने लोग हैं, कितने मुल्क हमारे मुल्क में हैं, ताकि वक्त पर उसको रोका जाए। उसी सिलसिला में आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है। इसके लिए जब मैंने मेडिकल टीम से रब्ता किया तो उन्होंने बोला हमने डोडा में ये काम करना है, तो मैंने अपने वार्ड के लोगों को मैसेज एक दिया, टेलीफोनिकली भी दे दिया, व्हाट्सएप से दे दिया और उसके अलावा फेसबुक पे भी डाला और उसका ये फ़ायदा हुआ। तकरीबन सभी लोग यहाँ पे आए हैं और अपना चेकअप करा रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो जगह हमने रखी और 5-7 डॉक्टर लाए। और सबसे बड़ी बात जो है ये इस कैंप का कि जब मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का ये जब डेटा लिख रहे हैं उसमें ये उनको एडवांस में पूछते हैं क्या आप शुगर की दवाई खाते हो, क्या आप प्रेशर के दवाई खाते हो, क्या आपको प्रेशर है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला हमें नहीं है, लेकिन बाद में जब यहाँ टेस्ट हुआ तो वहाँ पे किसी को प्रेशर निकला, किसी को शुगर निकला। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जब भी ये आपके वार्ड में कैंप लगेगा या किसी जगह पे लगेगा, आपको जाना चाहिए। ये फ्री कैंप है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि वक्त पर आपकी बीमारी का इलाज हो जाए। जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का कदम हेल्थ अमले की तरफ से? देखें, बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं, खाते भी हैं, प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो उनकी खुद की एक एनर्जी होती है, तो जो उसमें छोटी बीमारी उनको कुछ मतलब तंग नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि मुझ में कोई बीमारी है। तो ये 30 साल के उम्र से ज़्यादा जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं या लड़के हैं जो भी हैं, उन लोगों को चाहे आगे आना और इसका बराबर फ़ायदा उठाना, रेगुलर चेकअप कराना चाहे, ताकि मुल्क में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और हमारे डोडा में कोई बीमारी न बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हेल्थ अमले के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए और आज के दिन के हवाले से बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर महविश। आज का दिन जो है ये एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए है। एक्चुअली ये जो पहले रूरल एरियाज में स्क्रीनिंग हुई है और हमने अपने रूरल एरियाज में जो भी हमारा स्टाफ है 100% स्क्रीनिंग की है। अब हम टाउन की तरफ आए हैं, तो टाउन में ये हर वार्ड में स्क्रीनिंग होगी। जैसे आज यहाँ हुई है, हर वार्ड में पूरा टाउन हमने कवर करना है और ये सीएमओ सर का फर्स्ट इनिशिएटिव है। टाउन में जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसमें एनसीडी स्क्रीनिंग्स हो रही है 30 से अबो, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है या हाइपरटेंशन पेशेंट्स है उनकी स्क्रीनिंग्स हो रही है। और हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी 5 to 7% लोग आए हैं जिनको हमने पूछा आप मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो डे एंड नाइट कि हम नहीं ले रहे। बट जब हमने उनका चेक किया वो आए, इसमें उनका बीपी भी रेज था, उनका वो डायबिटिक भी थे। तो हमने उनको यही बताया है कि पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर मेडिसिन की तरफ थोड़ा लेट जाते हैं, पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, जंक फूड्स को अवॉइड करिए। आप अगर प्रॉपर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसको कम करिए। आप चाय पी रहे हैं उसमें साल्ट, ये शुगर ले रहे हैं उसको कम करिए।
पहले इन चीज़ों की तरफ बढ़िए, फिर आप एक अपना थोड़ा सा जानना चाहूँगा किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आपको देखने को मिले यहाँ पे? डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, शायद वो एक जगह बैठे रहते हैं। ओबेसिटी जो है वो सबसे बड़ा एक कारण है डायबिटीज़ का। जो ये डायबिटिक आप उन लोगों में ज़्यादा देखेंगे जिनका काम ज़्यादा बैठे हुए होगा, लाइक चेयर्स पे होंगे, उनको वॉक करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, वो चलते फिरते नहीं है, इस वजह से उनको ज़्यादा डायबिटिक की एक प्रॉब्लम है। पब्लिक को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, किस तरह से उनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि जंक फूड्स को, फ्राइड चीज़ों को, शुगर को थोड़ा कम करिए, वॉक करिए, योगा की तरफ जाइए, एक्सरसाइज करिए, जो आपका फ्री टाइम है वो फैमिली को दीजिए, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ना जाइए क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हमारे साथ होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ठाकुर है। जी, थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताएं आप। जी, आज के दिन जो एनसीडी स्क्रीनिंग हो रही है, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं उन्होंने यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि हमारे डोडा टाउन में भी ये स्क्रीनिंग हो। पहले ये चीज़ सिर्फ पेरीफेरी में होती थी, डोडा टाउन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब बहुत से हमारे टाउन में ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, मगर वो यहाँ से उठ के जीएमसी हमारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये उनको डोर स्टेप पे हम जो है स्क्रीनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके डोर स्टेप पे जितना हमारे वार्ड्स हैं, जैसे आज इस वार्ड में हो रहा है, ये हर वार्ड में स्क्रीनिंग जो है ये होगी पूरा डोडा टाउन। डायबिटिक हम बात करें तो हर एक घर में मुझे लगता है एक पेशेंट होगा इस तरह का। जी बिल्कुल, इसका क्या है, एक परसेंटेज जो पूरे लेवल पे हमने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग 19% जो है हमारे हाइपरटेंसिव होते हैं लोग, और 12.3% जो है वो डायबिटिक केसेस होते हैं। मगर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें खुद से नहीं पता है कि हम डायबिटीज़ के शिकार हैं या हम हाइपरटेंशन के शिकार हैं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते हैं। आज मॉर्निंग से कितने पेशेंट आपने यहाँ पे देखे होंगे? अभी तक बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, अबव 50 हम चल रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं जिनका चेकअप चल रहा है। पब्लिक का किस तरह का रिस्पांस रह रहा है? पब्लिक का है, ये हम अपने वार्ड मेंबर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि इनकी वजह से बहुत से लोग हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे चेकअप के लिए, और आज वो भी हमारे पास आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने कि हेल्थ अमला किस तरह से बता रहा है कि अगर आपके इलाके में इस तरह से स्क्रीनिंग हो रही है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास करके जो म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 12 के, उनने साफ तौर पर बताया कि अलग अलग इलाकों में इस तरह से जो है, यानी कि अलग अलग वार्ड्स के अंदर इस तरह से स्क्रीनिंग होगी, हेल्थ अमला वहाँ पे आएगा, तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना होगा। और हेल्थ अमले ने जिस तरह से बताया कि आखिर वजूहत क्या है, किस कारण हम इन चीज़ों का शिकार होते हैं, अब देखना ही होगा कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का आप किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। और जिस तरह से हेल्थ अमले ने बताया कि किन किन कारणों से हम इन चीज़ों का शिकार होते हैं, उस पर भी आप ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज जैसे आप सभी को पता होगा कि 10 तारीख लास्ट डेट रखी गई है हज की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए। तो हमारे पास कम से कम मंडे और ट्यूसडे को करीब 500 के अराउंड एप्लीकेंट्स हमारे पास यहाँ पे आए, जिन्होंने एप्लीकेशन भी मतलब प्रोसेस नहीं करी थी पासपोर्ट के लिए, खाली हज कमेटी से रिकमेंडेशन एक लेटर लेकर आए हुए थे। तो उनको देखा तो हज कमेटी वालों को हमने बुलाया, उनसे मीटिंग किया कि इस तरीके से तो हम सबको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, तो उनको रेस्ट्रिक्ट किया हमने कि हम सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमारे 7 और वो उनमें भी 70+ जो हैं उनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। आप उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमें रिकमेंड कीजिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और जो मतलब 70+ एज के हैं, और उनके साथ उनके कंपेनियन को भी एंटरटेन करेंगे उसमें। तो इसके लिए स्पेशल ड्राइव के लिए हमने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया, तो उन्होंने आज का एक डेट दिया था। तो आज वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पब्लिक को हज को जाने वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हमारा पूरा स्टाफ आज नीचे आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, और उनको बहुत जगह पे रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो उसको समय दे रहे हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके आए। जैसे अभी आपने देखा कि एप्लीकेंट हमारे यहाँ पे आए थे, हमने उनको बोला है कि जो स्लॉट हमने उनको अपॉइंट किया है उससे के बाद भी हम उसका एंटरटेन करेंगे अगर आज भी वो डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते हैं। इसके अलावा मैंने पूरे स्टाफ को बोला है कोई भी एप्लीकेंट हमारा वापस नहीं जाना चाहिए डॉक्यूमेंट की वजह से। हम उनको हमारा एक सेक्शन होता है पॉलिसी सेक्शन, उसमें उन सारे केसेस को हम भिजवा रहे हैं ताकि जो दूर से हमारे एप्लीकेंट्स आए हैं वो
नेक्स्ट वीक में जब भी उनको समय मिलता है या जब तक उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है वो लाके जमा करा सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली हम उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे। फिर ये हमने हज कमेटी से वो किया है, डिस्कशन किया था इसके बारे में। आज के बाद भी हमारे पास अगर होता है, आज हमारे पास करीब 350 के करीब अपॉइंटमेंट हमने रिलीज़ किए थे, तो 50-60 हमने और भी रखे हुए हैं। 400 का हमारे पास वो खुला हुआ था अपॉइंटमेंट देने का। तो उनके अलावा आज की डेट में हम उनको जिनका अपॉइंटमेंट नहीं रिलीज़ किया है उनको भी हम एंटरटेन करेंगे। जिनको स्लॉट जब ख़त्म हो जाएगा 3 बजे के बाद मैंने सबको बोला है। और इसके बाद अगर फिर भी कुछ आते हैं तो हमारे पास एक वो है, मतलब डेली का हम 10 के करीब हमारे पास एक कोटा होता है जिसमें अपॉइंटमेंट डेट अगर महीने 2 महीने के बाद जाती है तो उसको हम प्रीपोन कर सकते हैं। उनको हम बेसिकली रखते हैं, हम कुछ मेडिकल अर्जेंसी हो, किसी को कोई अपॉइंटमेंट कहीं पे हो, किसी को फ़ौरन जाना हो तो उसके लिए रखते हैं। लेकिन हम उसमें कंसीडर आज की डेट में कर रहे हैं कि जो हमारे हज एप्लीकेंट्स हैं अगर वो डिज़र्व करता है उसको हम अपॉइंटमेंट को प्रीपोन करके उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कराते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो पीवीसी कार्ड या आधार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इसको हमने हमारे यहाँ पर जो डीसी साहब हैं उनसे हमने डिस्कस किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि एक हमें सीएससी सेंटर एक यहाँ पे चाहिए। तो उन्होंने मतलब हमारे रिक्वेस्ट को माना है। मैंने कल ही उनसे बात किया था और उन्होंने आज ही स्पेशल ड्राइव के लिए, आज तो एक पूरा टीम, उनका आधार टीम यहाँ पे बैठा हुआ है। किसी को भी पीवीसी या आधार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हम यहीं पे करा रहे हैं और ये सिस्टम हमारे यहाँ पे परमानेंट रहेगा।